नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं जिसे पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कैसे अपने जिद और जुनून के चलते कमज़ोर दिमाग वाला इंसान भी इतिहास रच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है स्वीडन के एक छोटे से गाँव में गरीब किसान के परिवार में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम इंगवार रखा गया। इंगवार का जन्म 23 मार्च 1926 को हुआ था। यह स्वीडन के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बहुत गरीबी और बदहाली के दौर से गुजर रहा था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी खराब थी। पिताजी किसान थे जिनकी अपनी ही ज़मीन थी। उसी ज़मीन पर वो खेती करते और उसी में अनाज सब्जियां उगाकर अपना परिवार का पेट पालते। उनका घर भी खेत की ज़मीन पर ही था, बल्कि घर के खर्चों को चलाने के लिए इंगवार के पिताजी प्रायः जंगल जाते और वहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियाँ काट लाते और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा पाते थे। इंगवार जब कुछ बड़ा हुआ तो वह भी अपने माता पिता के साथ खेत में कुछ न कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरा परिवार खूब मेहनत करता। इसके बाद इंगवार जब 5 साल का हुआ तो उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया गया, जिसमें इंगवार को लेकर कुछ महीने बाद यह बात सामने आई कि इंगवार डिसलेक्सिया नाम की एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने तथा समझने में परेशानी होती है। इधर पिताजी इंगवार के लेट उठने की आदत और डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से परेशान थे, जिसको लेकर वह इंगवार को अक्सर गुस्से में बोल देते कि तू इतना लेट सो कर के उठता है और पढ़ाई में भी कमज़ोर है। ऐसा ही रहा तो ज़िंदगी में तू कुछ नहीं कर सकता। पिता की यह बात इंगवार को बहुत चुभती। इंगवार पिता की इस बात को गलत साबित कर दिखाना चाहता था। एक दिन वो जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करके दिखाएगा। अपनी इस लेट उठने की आदत से अक्सर वह लेट स्कूल भी पहुंचता था, जिससे वह स्कूल में टीचर भी खूब सुनाते थे। मास्टर और पिता की डांट से इंगवार एक दिन ठान लिया कि अब खुद की आदत को सुधार कर रहूँगा और मुझे अपने साथ के बच्चों से ज़्यादा पढ़ना होगा ताकि मैं उन तक पहुँच सकूँ। जिसके चलते इंगवार ने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म को स्टॉप करने वाला बटन तोड़ दिया। जब अलार्म बजने से रोज इंगवार 5:30 पर उठ जाता। एक दिन सेल खत्म हो गया, सुबह अलार्म नहीं बजा, फिर भी इंगवार समय से पहले ही उठ गया। यह देख इंगवार अचंभा रह गया कि यह कैसे हुआ। अलार्म भी नहीं बजा और मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। अब रोज सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते इंगवार खूब मन लगाकर पढ़ाई करता ताकि वो इस डिसलेक्सिया बीमारी को भी हरा दे। यह उसके खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपनी जिद के चलते उसे अब खेल कूद में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके मन में बस अब एक ही धुन सवार थी, वो धुन थी कुछ बड़ा करने की। अब जब भी इंगवार अपने पिता के साथ जाता तो वहां से लौटते हुए रास्ते से कुछ लकड़ी के कुछ अच्छे सरकंडे चुनकर उठा लाता। उन सरकंडों की कलम बनाकर स्कूल के बच्चों को बेचकर खुद का जेब खर्च निकाल लेता था। यहीं से इंगवार अपनी इस छोटी सी उम्र से ही पैसा कमाने के और बेहतर अवसर तलाशने के रास्ते पर जाने लगा था। जब वो 7 साल का हुआ तो अपने पिताजी द्वारा बनाई 3 पहियों वाली लकड़ी की साइकिल पर माचिस बेचने जाने लगा। इससे वह स्कूल के खर्चे निकाल लेता था। 10 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे साइकिल दे दी, जिस पर वह अपने आसपास के गांव में भी माचिस बेचने जाने लगा। उसी दौरान उसे पता चला कि अगर यह माचिस स्टॉकहोम शहर के होलसेल से खरीद ली जाए तो यह माचिस काफ़ी सस्ती पड़ेगी और इस तरह मैं अधिक माचिस लोगों को बेच पाऊंगा, यानी कि अधिक मुनाफा कमाऊंगा। वहीं स्टॉकहोम शहर में अपने एक रिश्तेदार की मदद से इंगवार ने बहुत सारी माचिस मंगवा ली। अब वह इन दिनों माचिसों को पहले से भी बहुत कुछ कम दाम पर बेचने लगा और इससे भी इंगवार को सब खर्चे निकलने के बाद उसके काफ़ी सारे पैसे बचने लगे। लेकिन जब इंगवार 12 साल का हुआ तो अपनी इस आय से बड़ी कक्षा का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। तब इंगवार ने अपनी आय को और बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन वाले प्रोडक्ट भी खरीद कर बेचने शुरू कर दिए। साथ ही बॉल पेन और पेंसिल भी बेचने लगा। बॉल पेन बेचने से उसका अच्छा मुनाफा हुआ तो इंगवार ने होलसेल से बहुत मात्रा में बॉल पेन खरीदना चाहा।
लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह होलसेल में पेन खरीद सके। तब इंगवार ने बैंक से $63 का लोन ले लिया। यह उसकी लाइफ का पहला और आखिरी लोन था। उसने अपने सभी सामान को स्टॉक करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। साथ ही वो अपने पिता के साथ जंगल जाकर कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली लकड़ियां लाने में भी मदद करता। लेकिन इन सब कामों के बावजूद उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन 20 साल तक आते ही इंगवार अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसको अपने बिजनेस के लिए अधिक समय देना अनिवार्य था। इसी के चलते इंगवार ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अभी तक इंगवार साइकिल पर घूम कर माचिस और डेकोरेशन जैसे कई अन्य सामानों को बेचने से उसके पास काफ़ी अच्छी जानकारी इकट्ठा हो गई थी, जिसमें उसने यह समझा कि उसके आसपास के इलाकों में लकड़ी की बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं और कौन सा सामान कहाँ से और कितना सस्ता मिलेगा, इन सब बातों का ज्ञान इंगवार को अच्छे से हो गया था। अपने जमा किए गए पैसों से अधिक सामान खरीदने तथा उन सामान को स्टोर करने की जगह अब नहीं थी, जिसके चलते इंगवार ने जमा किए पैसों से मेल ऑर्डर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसमें सामान को स्टोर करने की जरूरत नहीं थी। इंगवार ने अपने आसपास लकड़ी का सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिसमें उसने अच्छे से उनके रेट जैसी कई अन्य जानकारियाँ इकट्ठा कर ली। उसके बाद इंगवार ने आसानी से मिलने वाले ऐसे ही सामानों के लिए कैटलॉग पर्चा छपवा लिए, जिसमें शुरुआत में पिक्चर फ्रेम, पर्स, बॉल पेन जैसी कई छोटी छोटी चीज़ें शामिल थीं। उस जमाने में इस प्रकार का बिजनेस आज के ऑनलाइन बिजनेस जैसा ही चलता था, जिसमें दूर दूर तक केवल कैटलॉग में छपी जानकारी के माध्यम से ऑर्डर लिया जाता था, फिर उसे मेल ऑर्डर के जरिए भेज दिया जाता था और पैसा भी डाक के जरिए भेज दिया जाता था। इंगवार बहुत कम मार्जिन पर बिजनेस करने में विश्वास रखते थे, जिससे कि ऑर्डर ज़्यादा आए और मैन्युफैक्चर से ज़्यादा माल खरीदने पर अधिक डिस्काउंट ले सके। सामान शामिल होने लगे और बॉल पेन जैसे छोटे सामान लिस्ट से गायब होने लगे। बिजनेस खूब चलने लगा। पिताजी के साथ काम करते समय इंगवार को लकड़ियों की अच्छी किस्म की पहचान थी, जिससे वो अपने पिता की मदद से लकड़ियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में देकर फर्नीचर तैयार करने का ऑर्डर देता, फिर उन फर्नीचर को कम मार्जिन पर बाजार में बेच देता। इंगवार के फर्नीचर की गुणवत्ता को देखते हुए बाजार में इंगवार के फर्नीचर की डिमांड खूब बढ़ने लगी। माल अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने लगा। इसी के चलते अब कई लोकल फैक्ट्रियाँ सिर्फ इंगवार के लिए काम करने लगी और इंगवार के फर्नीचर को बनाने लगी। फर्नीचर की डिमांड फिर से गिरने लगी। इंगवार के कंपटीटर्स को यह बात गवारा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इंगवार यह नीति हमारे रेट खराब कर रही है, जिसके चलते डिमांड कम हो गई है। इंगवार के बढ़ते इस फर्नीचर की डिमांड से बाकी के बाजार में गिरावट आने लगी, जिससे कंपनियों को बहुत नुकसान होने लगा। इसी के चलते द स्वीडिश फर्नीचर ऑफ वुड इंडस्ट्री ने इंगवार की कंपनी का बॉयकॉट कर दिया, जिसके चलते सबने इंगवार के लिए मल बनाने तथा बेचने का मना कर दिया। लेकिन कहते हैं कि न ईमानदारी इंसान के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भगवान उसके लिए कई रास्ते खोल देता है। इंगवार ने हार नहीं मानी। उसने एक पॉलिश सप्लायर से माल लेना शुरू कर दिया, जो उसे पहले से भी कम दाम पर मिलता था, क्योंकि वहाँ कच्चा माल और लेबर दोनों बहुत सस्ती मिलती थी। इसके बाद इस बंदे ने दूसरे देशों से कई ऐसे सप्लायर ढूंढ लिए जहां वो बहुत सस्ते में माल बनवा सकता था। इंगवार ने अपने फर्नीचर ब्रांड का नाम आइकिया फर्नीचर, यही नाम है कंपनी का। इसी बढ़ती मांग को लेकर इंगवार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक तक आते आते कुछ और शहरों से भी अपने शोरूम खोल दिए। फर्नीचर को लेकर लोगों को ज़रूरतों को देखते हुए इंगवार ने मन में सबसे पहली बार फोल्डिंग फर्नीचर का क्रिएटिव आइडिया आया। इसके चलते इंगवार ने जब पहली बार बाजार में ऐसा फर्नीचर उतारा तो यह फर्नीचर लोगों में बहुत लोकप्रिय और ज़बरदस्त डिमांड हुई। इसके बाद इंगवार का बिजनेस और भी तेज़ी से आग की तरह फैलने लगा। देखते ही देखते इंगवार ने अपना बिजनेस कई और देशों में चलाना शुरू कर दिया। इस तरह पूरे यूरोप में इंगवार के फर्नीचर बहुत पसंद किए जाने लगे। कहा जाता है कि जिस देश में इंगवार के फर्नीचर के शोरूम खुलते थे तो उस देश के लोकल फर्नीचर मार्केट की वाट लग जाती थी। दोस्तों, यह वही इंसान था जो एक समय में डिस्कलेरिया नामक बीमारी से ग्रसित था, जिसे ताने मिलते थे जो इनमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उस इंसान की जिद के चलते कई देशों में हजारों स्टोर, हजारों शोरूम और लाखों लोग उसके अंडर में काम करते थे।
इग्नार 91 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज उनके बेटे और पोते इनके बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। इग्नार के फर्नीचर्स IKEA नाम से जाने जाते हैं। IKEA भारत में भी अब अपने शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने वाली है। 2020 में हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम जैसे बड़े बड़े शहरों में अपना शोरूम खोल चुकी है। अब तक यह कंपनी भारत में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।